Hello dear students, we are studying alternating current, and in the previous video we had studied several types of circuit, that is AC circuit containing CR, that is capacitor and resistor. Second case was AC circuit containing inductor and resistor, and third case is in which all three components, that is inductor, resistor and capacitor, are connected, and we had find the value of the current, the resultant EMF and the impedance occurred while the AC current flows through them. Today we are going to study a very important topic, and that is called as resonance circuit. So what is the resonance condition of LCR circuit? A series LCR circuit is said to be in resonance if the maximum current passes through the circuit. मतलब अगर कोई भी एक LCR सर्किट है, यहाँ पे L, C and R is there, और हमें यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है. कैसा करंट फ्लो कराना है हमें? मैक्सिमम करंट. सो दिस इज L, दिस इज C एंड दिस इज R. We want to flow a maximum current through it. So basically the equation for current is E upon Z. ऐसा ही होता है हमारा करंट. सो I will be equal to E upon, और Z का एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया था, दैट इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट टू डिटरमाइन. अगर मैं यहाँ पर ई नॉट लिख दूंगा तो ये मुझे आई नॉट दे देगा. यहाँ पर अगर मैं ई आर एम एस लिख दूंगा तो ये मुझे आर एम एस दे देगा. अगर यहाँ पर मैं एवरेज वैल्यू लिख दूंगा तो ये मुझे एवरेज करंट दे देगा. तो सिंपल सी बात, इम्पिडेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इम्पिडेंस इज गोइंग टू रिमेन फिक्स. सो फॉर मैक्सिमम करंट, अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर मतलब z मस्ट बी मिनिमम होना चाहिए, z मस्ट बी मिनिमम. और अगर हम z का एक्सप्रेशन देखें तो z का एक्सप्रेशन हमें क्या दिखाई दे रहा है? z का एक्सप्रेशन हमें दिखाई देता है रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ऐसा ही एक्सप्रेशन हमें दिखाई देता है. इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? दिस वैल्यू कैन बी मिनिमम. देखो आर तो जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज वी नीड टू हैव ऑल थ्री थिंग्स ओवर हियर, दैट इज एल सी एंड आर. अगर मुझे z की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाला टर्म जो है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? ज़ीरो, बिकॉज होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं कभी. तो मतलब ये कि एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? एक्सी के बराबर हो जाना चाहिए, तभी हमें z की वैल्यू मिनिमम मिलेगी एंड मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट. ऐसा ही होगा. तो एक्सएल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सएल की जगह पर हम लोग ओमेगा एल, और एक्सी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सी की जगह पर हम लोग लिख पाएंगे 1/ओमेगा सी. दीज आर दी टू बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने देखे थे. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/एल सी. सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/√एल सी. और इसी को अगर मैं 2πf लिख दूं तो ये 1/√एल सी हो जाएगा. यानी कि f की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, दैट विल बी 1/2π√LC. सो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको. तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि रेजोनेंस कंडीशन कब होगी? रेजोनेंट कंडीशन जब होगी जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और मैक्सिमम करंट फ्लो कराने की क्या कंडीशन है? कि z को मिनिमम होना पड़ेगा. तो z को मिनिमम करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन दिखाई दी? कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के अगर बराबर हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे z क्या मिलेगा? z मुझे मिनिमम मिलेगा. यहीं पर हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली कि किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, दैट इज 1/2π√LC. हमें ऐसी कंडीशन दिखाई देगी. इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर विल हैव द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो अब सिंपल सी बात कि यहाँ पर अगर XL इज इक्वल टू XC हो गया, नाउ हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज characteristics of
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट। तो अगर हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्सएल को किसके बराबर होना पड़ेगा बेटा, एक्सी के बराबर होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशन के केस में इम्पीडेंस आपका मिनिमम हो जाएगा, इम्पीडेंस विल बी मिनिमम, और ये मिनिमम होगा एंड इट विल बी प्योरली रेजिस्टिव होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो बिल्कुल रेजिस्टिव, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन होता है, z इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इफ दिस वैल्यू बिकम्स जीरो, सो z विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, r के बराबर मिल जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कि जो भी आपका इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगा और वो प्योरली रेजिस्टिव होगा। जो भी आपका मैक्सिमम करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम करंट की अब वैल्यू कितनी हो गई, z तो आपका r के बराबर हो गया, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर ई नॉट लिखना पड़ेगा और नीचे z, और z इस केस में किसके बराबर है बेटा, z इस केस में r के बराबर है, यानी कि मैक्सिमम करंट का जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन कितना मिल जाएगा, ई नॉट बाई r देखने को मिलेगा। ठीक, यहीं पर अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात, फिफ्थ कंडीशन की बात करें, तो फिफ्थ कंडीशन के केस में पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर पावर डेसिपेशन विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। इस एक्सप्रेशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हम पावर की बात करेंगे कि पावर थ्रू एलसीआर सर्किट कितना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये एक्सप्रेशन बस ध्यान रखिए कि ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी आपका रेजोनेंट सर्किट है दैट विल अकर एट रेजोनेंस will occur at all values of r, मतलब r से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये कहानी। ठीक है, अब आपका अगर VL और VC ज़ीरो हो गया, इसका क्या मतलब है, देखो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिंपल सी बात, इसी डायरेक्शन में I मिलता था, इसी डायरेक्शन में हमें VR मिलता था, और इस डायरेक्शन में आपको VL मिला करता था और यहाँ नीचे की डायरेक्शन में VC मिला करता था। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में जब कभी भी रेजोनेंट सर्किट होगा VL मस्ट बी इक्वल टू VC होना चाहिए, है क्या नहीं। VL अगर VC के बराबर होगा तो सर्किट हमारा रेजोनेंट सर्किट होगा। तो दीज आर दी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेजोनेंट सर्किट। ये पावर वाले एक्सप्रेशन पर हम लोग वापस आएंगे when we are going to study about the power dissipation in LCR circuit, then you'll come to know how this formula arrives. This resonant circuit is also called as, इसको हम एक और नाम देते हैं and that name is एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर सर्किट। क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, किस किस के बीच में, अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई विल बी इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, ई अपॉन रूट अंडर ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें देखो ओमेगा और आई के बीच में ग्राफ बनाने, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्लॉट, बट हमें यहाँ पर ये ग्राफ हमें याद रखना है कि ये ग्राफ हमें किस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ मिलेगा दैट ग्राफ विल बी इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मुझे कहाँ पर मिलेगी, जब फ्रीक्वेंसी
मैक्सिमम होगी। मतलब ये है कि ये जो पीक जितनी ज़्यादा बनती चली जाएगी, अगर मैं यहाँ पर ये ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो सिंपल सी बात, इन सारे सर्किट्स में एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मुझे ओमेगा आर मिल रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दिखाई दे रही है। सो दिस इज बेसिकली ओमेगा, और ओमेगा मेरा इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा पीक हाई होगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, लो रेजिस्टेंस है। ग्राफ जो इस इक्वेशन से मैथमेटिकली वी हैव प्लॉट द ग्राफ इन दिस मैनर, ये जो ग्राफ हमें मिलेगा, ये हमने यहाँ पर 3 केसेस ले लिए हैं। 3 केसेस सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ग्राफ आपका बिल्कुल सिंपल, आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, एक पीक दिखा देनी है और उसको मूव करा देना है। तो ये जो पीक मिलेगी आपको, ये पीक आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर दिखाई देगी। तो जिसकी पीक जितनी ज़्यादा ऊपर, इसका मतलब वहाँ पर लो रेजिस्टेंस है। इस सेकंड वाले केस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मॉडरेट रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम थर्ड वाले केस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें लो रेजिस्टेंस दिखाई देता है। मतलब पीक जितनी ज़्यादा, सॉरी, हाई रेजिस्टेंस दिखाई देता है। पीक जितनी हाई, उतनी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना कम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंट सर्किट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंट सर्किट। अब यहीं पर आप देख रहे होंगे बेटा कि यू फाइंड अ शार्पनेस ऑफ दिस पीक। यहाँ पर जो पीक है, ये पीक शार्प होते जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा, वैसे वैसे इसकी शार्पनेस क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होते चली जाएगी। और अगर इसकी शार्पनेस इंक्रीज होते चली जाएगी, तो इसी शार्पनेस ऑफ द पीक को, किसको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसको एक हम नया नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। क्या नाम देंगे हम इसको, क्यू फैक्टर नाम देंगे। तो क्या होता है क्यू फैक्टर, तो आइए देखते हैं। क्यू फैक्टर की अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ, मतलब अगर मैं दोबारा से यहाँ पर वो डायग्राम बनाऊँ बेटा, तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा ही मिल रहा है। किसी भी चीज़ की शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए यू रिक्वायर मिनिमम 3 पॉइंट्स। मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाए आपको, और इसके इस साइड में एक पॉइंट मिल जाए, आप उसको फ्री हैंड से स्केच कर देंगे। सपोज दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। तो अगर मुझे यहाँ पर क्यू फैक्टर को डिफाइन करना है, मतलब इसकी शार्पनेस को डिफाइन करना है, तो शार्पनेस को डिफाइन करने के लिए आप क्या कर पाएंगे, शार्पनेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो इट कैन बी रिटन एज क्यू फैक्टर is basically the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequency taken in both the side of the resonant frequency, जहाँ पर आपको RMS वैल्यू मिल रही होगी। मतलब यहाँ पर तो आपको पीक वैल्यू मिल रही है, दिस इज योर आई नॉट, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको आई आर एम एस देखने को मिल रहा है। तो आई आर एम एस की आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, 2 फ्रीक्वेंसी होंगी। एक होगी आपके पास ओमेगा 1 और दूसरी होगी आपके पास ओमेगा 2। और आई नॉट आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा, दैट इज ओमेगा आर। तो यही है हमारी क्यू फैक्टर की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस in the two frequencies taken in both the side of the resonant frequency, such that at each frequency the amplitude of current becomes equal to RMS value of current। तो यहीं पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात कि यहाँ पर आपको करंट का वेरिएशन दिखाई देगा विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर द करंट एम्पलीट्यूड हैज़ अ पीक एट रेजोनेंट, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, वो फ्रीक्वेंसी आपको जो देखने को मिलेगी दैट इज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC देखने को मिलेगी, एंड फॉल्स टू जीरो इन द ईदर डायरेक्शन। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब कितना रेजिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट है ये, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन क्या है, 1/√LC। बट जो आपकी शार्पनेस है, दिस शार्पनेस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस।
शार्पनेस जो होगी वो तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब जितनी ज़्यादा शार्पनेस उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी कम शार्पनेस उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। द शार्पनेस इज मेजर्ड, इसी शार्पनेस को मेज़र करने के लिए वी आर हैविंग अ फैक्टर दैट इज़ कॉल्ड क्यू फैक्टर, और इसी को हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। तो अगर मैं इसी का अगर मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूं कि अगर मुझे यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है या मुझे क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर इस केस में मेरे को z लिखने का मौका मिले तो z में कैसे लिख पाऊँगा? z विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। सिर्फ पीक वैल्यू पर ही तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो r के बराबर मिलता है z। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें तो यहाँ पर कुछ बात ये है कि अगर मुझे आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है तब तो मेरे पास कुछ ना कुछ z होगा, और वो जो z होगा उस z को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखिएगा। इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा एल 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही लिख पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए आई नॉट की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आई नॉट जो होगा वो आई नॉट कितना होगा, ई बाई आर के बराबर होगा यहाँ पर। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस तो हमारे पास ई सॉरी आई आर एम एस क्या होता है हमारे पास, आई नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई बाई आर, यानी कि रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट के लिए मुझे आर की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, रूट टू आर के बराबर मिलेगी, यानी कि मुझे जेड की वैल्यू रूट टू आर के बराबर देखने को मिलेगी। तो अगर मैं यहीं पर बात करूं तो z इन केस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब z एट रेजोनेंस अगर मैं देखूंगा तो रेजोनेंस के केस में मुझे कितना दिखाई देगा, r के बराबर। और यहीं पर जब हमने आई आर एम एस निकाला था तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही थी, ई अपॉन रूट टू आर देखने को मिल रही थी। मतलब ये मुझे z की वैल्यू मिल रही है, यानी कि z इन केस ऑफ आर एम एस अगर मैं बात करूँगा तो मुझे ये वैल्यू रूट टू आर के बराबर मिल रही है। और z का नॉर्मली एक्सप्रेशन क्या होता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू मैं अगर इसको रूट टू आर के बराबर रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रूट टू आर के बराबर रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर परफॉर्म करूँ दोनों साइड में तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2r² हो जाएगा। और जैसे ही ये 2r² होगा तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू r²। अब अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट ले लूँ दोनों साइड में तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c जो मुझे देखने को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ r। यानी कि यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू आर, और दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आ गई ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये बात हो रही होगी कि आर वैल्यू आपको एक फ्रीक्वेंसी पर मिल रही है और दूसरी फ्रीक्वेंसी पर आपको वैल्यू कितनी मिल रही होगी, तभी तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, किसकी, दो फ्रीक्वेंसीज दिखाई देंगी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और एक वैल्यू आपको माइनस आर मिली, क्योंकि ये जो हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, तो इस ओमेगा वन पर हमें कुछ अलग वैल्यू मिल रही है और ओमेगा टू पर हमें अलग वैल्यू मिल रही है, लेकिन आई आर एम एस तो सेम है, तो आर की वैल्यू भी आपको कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यहीं पर हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि आर मुझे सपोज ओमेगा वन पर मिल रहा है और माइनस आर जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे ओमेगा टू पर मिल रही है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, if I'll add these two equation on adding 1 and 2, दोनों को ऐड करने पर मुझे क्या दिखाई देगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, और यहाँ पर आ जाएगा L माइनस 1/c, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू, दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि यहाँ पर देखो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे वो 1/LC मिल जाएगी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन, राइट। अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को
ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे जो वैल्यू दिखाई देगी 1 फ्रॉम 2 यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ऐसे ही लिख पाऊंगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एल सी। और जैसे ही मैंने ये 1 अपॉन एल सी लिखा तो देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 2r। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ये l ऊपर चला जाएगा यानी कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो 2l के बराबर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 2r। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, r बाई एल। ये आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू मिल गई। तो अब क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर जो होता है दैट इज ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्यू फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट एल सी हुआ करती थी वैल्यू, और ओमेगा 2 माइनस 1 माइनस ओमेगा 1 आर बाई एल मिला हमें। तो क्यू की जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, क्यू विल बी बेसिकली इक्वल टू, हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा अगर ये तो एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये आर यहाँ पर जाएगा, यानी कि 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, ये हमें एक क्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन मिल गया। और भी एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्रेशन मिलेंगे। Q इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ऐसा ही है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल। तो अगर मैं आर बाई एल लिख दूंगा तो ओमेगा आर इंटू एल, ये हमारा क्या एक्सप्रेशन हुआ करता था, इसको हम एक्सएल लिख सकते हैं। मैक्सिमम जब यहाँ पर म्यू आर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्सएल अपॉन आर। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला क्यू फैक्टर के टर्म्स में। तो क्यू फैक्टर से हम लोग एक्सएल अपॉन आर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पीक शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस फाइंड कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है कि एल सी और आर अगर दिया है तब भी आप क्यू फैक्टर निकाल सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एल दिया है तब भी आप इसको ओमेगा आर एल बाई आर लिख सकते हैं। और क्या एक्सप्रेशन बन सकता है, तो यहाँ पे Q विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर I इंटू ओमेगा आर एल अपॉन आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो दिस इज़ बेसिकली वी एल, और ये क्या हो जाएगा आपका वी आर हो जाएगा। तो वी एल अपॉन वी आर से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यू फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्यू फैक्टर समझ में आया, आई होप आपको रेजोनेंट सर्किट समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।